তাদের কিন্তু অনেকটা বড় কন্ট্রিবিউশন রয়েছে বলা যেতে পারে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে। কারণ তাদেরকে নিয়েই কিন্তু কোনো কোনো দল রাজনীতি করে। ভোট ব্যাংক রয়েছে একটা ওবিসিদের। এতদিন তারা ছিলেন নিপীড়িত, শোষিত, ন্যায্য পাওনাটুকু সঠিকভাবে তারা পেতেন না। কিন্তু বর্তমানে চেহারা বদলেছে। আমরা যদি ভারতের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের কথা চিন্তা করি, আমাদের রাজ্যেও কিন্তু একটা বড় অংশ রয়েছেন এই তপশিলি জাতির মানুষ, এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার যে চিন্তাধারা, সেটা কিন্তু কেন্দ্র থেকে রাজ্য প্রত্যেকেই করা শুরু করেছেন। এবং বর্তমানে তপশিলি জাতির যারা লোকজন রয়েছেন প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে সেই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। সমাজের সর্বস্তরের যারা মানুষ রয়েছেন তাদের সঙ্গে একই সূত্রে আসার যে চিন্তাধারা তারা এতদিন করতেন, সেই ন্যায্য পাওনাটুকু কিন্তু তারা এখন পাচ্ছেন। 2015 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি করে ওবিসি মোর্চা, এবং সেই ওবিসি মোর্চার আওতায় কিন্তু কেন্দ্র থেকে রাজ্য প্রত্যেকটা জায়গাতে সেই সমস্ত তপশিলি জাতির লোকজনদের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করে আসছে। ইতিমধ্যে আমরা তার প্রতিফলন কিছু কিছু জায়গায় দেখতে পেয়েছি, যার মধ্যে ত্রিপুরা কিন্তু অন্যতম দাবিদার। কারণ ত্রিপুরা থেকে যিনি সাংসদ হয়েছেন লোকসভাতে, তিনিও কিন্তু একজন তপশিলি জাতিভুক্তই, এবং ত্রিপুরা বলা যেতে পারে প্রথম তপশিলি জাতিভুক্ত কাউকে সাংসদ হিসেবে পেয়েছে। আমরা আজকে কথা বলবো এমনই একজন মানুষের সঙ্গে, যিনি এই তপশিলি জাতিভুক্ত যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের স্বার্থে তিনি কাজ করছেন। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি টু বিজেপি ওবিসি মোর্চা, এমনকি बिहार बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर निखिल आनंद। नमस्कार, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। जो पहला विषय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप त्रिपुरा में आए हैं, त्रिपुरा का माहौल अभी कुछ थोड़ा अलग है, नॉर्मल सा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन है 16 फरवरी को। तो अभी ये जो इलेक्शन का माहौल जो चल रहा है, तो इसमें आप त्रिपुरा में बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है, आपको क्या लगता है, कैसे जीतेंगे ये इलेक्शन बीजेपी? सबसे खास बात कि राष्ट्रीय भावना की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और नेशनल इंटीग्रेशन की राजनीति करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से एक फिजिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज जो देश का किया, उसके बाद से लगभग 70 सालों तक जी। जो इमोशनल कनेक्ट, जो साइकोलॉजिकल कनेक्ट और सोशियोलॉजिकल कनेक्ट हमारा नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज ऑलवेज बीन डिटैच्ड टू द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया। इट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर पूर्व भारत को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, आज उसी का उदाहरण है कि प्रतिमा भौमिक, त्रिपुरा की बेटी, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेतृत्व कर रही हैं, जो पिछड़े समाज से हैं। आज यहां के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी हैं, जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जिस तरीके से उत्तर पूर्व के प्रतिभाओं को, एक उनके नेतृत्व को उभारने का काम कर रही है, एक सेंटर स्टेज में लाने का काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत खास है। ये सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं जी। 8 प्रदेश जो हमारे हैं उत्तर पूर्व के, सभी आज भारत की मुख्य धारा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की बदौलत, उनके जो विजन है कि आगे आने वाला 25 साल का भारत कैसा होगा, उसमें उत्तर पूर्व की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उत्तर पूर्व भी भारत का नेतृत्व कर सकता है, ये क्षमता नरेंद्र मोदी जी आज खड़ा कर रहे हैं जी।
हम आपसे और एक विषय जो जानना चाहेंगे कि त्रिपुरा के अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपने जो कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद ही नॉर्थ ईस्ट को एक नया रूप मिला है, लोग पहचानने लगे हैं नॉर्थ ईस्ट को, मूल धारा में नॉर्थ ईस्ट आने लगे हैं। तो अभी त्रिपुरा के अलावा और भी 2 राज्य नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय और नागालैंड, उन टोटल 3 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो लोग कैसे इस इलेक्शन में बाकी 2 राज्य जो है वहां पे स्ट्रेटेजी क्या होगी बीजेपी की इलेक्शन के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्य विकास करें और राष्ट्र की मुख्य धारा में अन्य राज्य जो प्रगतिशील राज्य हैं उनके मुकाबले वो खड़े हों। त्रिपुरा में जहां कहीं भी घूमने का मौका मिला, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बात हुई, सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की ही नहीं, सभी में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक बड़ी उम्मीद है। आगे का 10 साल 20 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ देखना चाहते हैं जी। जो जो यहां की सरकारें नहीं है, वो इसने त्रिपुरा को एक घेटो बना दिया है, एक कूप मंडूक, एक अंधा कुएं में आदमी चला जाए तो एक अंधकार दिखाई देता है, ऊपर जितना आसमान दिखे उतनी ही दुनिया नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा विस्तार दिया है और आज त्रिपुरा विकास के नए मार्ग पर अग्रसर है। यही नहीं, मेघालय हो, मणिपुर हो, असम तो एक नए स्वतंत्रता का एहसास कर रहा है, जो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में। आप मणिपुर देखें, एक जिस तरीके से मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, वहां अब देश की बात हो रही और देश के साथ चलने की बात हो रही। वो दिन चले गए जब 90s में 80s में हमने चूंकि साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और इमोशनल कनेक्ट नहीं किया नॉर्थ ईस्ट का। तो मुझे वो भी दिन याद है जब 90s और 80s में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एलियन की तरह देखा जाता था। उनको संबोधन में कुछ अलग संबोधन करते थे, गलत संबोधन उनके बारे में करते थे, थोड़ी बहुत हेट फीलिंग भी हुआ करती थी। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट भी हमारा है, हमारे भाई है, दोनों तरफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग हो रही है। और नॉर्थ ईस्ट के जो पोटेंशियल है, जो यहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और यहां से भी प्रतिभाएं देश का नेतृत्व कर रही है। आज नॉर्थ ईस्ट से आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई राज्यों में वो पदस्थापित है। जब मुलाकात होती है तो वो देश की बात करते हैं। और आज हम घेटों से निकलकर एक नए फ्रीडम सिचुएशन को रियलाइज कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, ये अभी वक्त की बात है। लेकिन पिछले 20-25 सालों में जिस तरीके से वामपंथी दलों ने यहां पर और कांग्रेस ने जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज फिर से लगातार ये पार्टियां जब अपोजिशन में आ गई हैं, अपना वर्चस्व खत्म हो गया है इनका जी। तब भी आज भी ये तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे फिर से रिवाइव करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। यहाँ पे और एक विषय में जो आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो कहा कि जो पिछले 20 या 25 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट का जो रूप था वो अभी अलग हो गए हैं, क्योंकि अभी नए नए सरकार आए हैं। नए सरकार ने मतलब सेंट्रल के जो सरकार है, कोई कोई राज्य में वही सरकार है, तो वो लोग नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा की बात ही करें कि यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो है बीजेपी, लेकिन ऑपोजिशन में था सीपीएम, मेन ऑपोजिशन में। अभी हम देख रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस वो लोग गठबंधन करके बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, वो लोग कितना स्ट्रांग है यहाँ पे? देखिए, देश में अपोजिशन पार्टीज जिस तरीके से अपना आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी इन्होंने लूज किया है, और ये सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं, पूरे देश में लेफ्ट, लिबरल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस तरह के जो तत्व हैं, इन्होंने एक तरीके से इंटरनल कोलैबोरेशन किया है जी। और ये बंगाल के पिछले चुनाव का भी उदाहरण लें तो जिस तरीके से कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी 3 से अपोजिशन के स्पेस
को भारतीय जनता पार्टी ने ग्रैब किया, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफर किया। इसके बावजूद भी सीपीएम वहां पर खड़ी नहीं हो पाई। आज देखें कि आज वही राजनीति त्रिपुरा में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन त्रिपुरा की जनता निश्चित तौर पर, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े और नए बहुमत के साथ फिर से त्रिपुरा में सरकार बनाने का मौका देगी, क्योंकि त्रिपुरा की जनता जान चुकी है कि जातिवाद और रिलीजियस जो सेंटिमेंट खड़ा करके धार्मिक तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम परस्ती की नीति, ये सब चलने वाली नहीं है। विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं, त्रिपुरा को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में इस देश का नेतृत्व त्रिपुरा का भी कोई व्यक्ति करे, यह हौसला भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। कांग्रेस में कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी राज्य का कोई व्यक्ति आज राहुल गांधी को रिप्लेस करके वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मौका देती है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमने यहां से नेतृत्व उभरने का और नेतृत्व को उभारने का मौका दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, वो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस तरीके से वो लगातार नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का दौरा लेते हैं, और उनका इंटरेस्ट सिर्फ गवर्नेंस को लेकर के ही नहीं है, वो डेवलपमेंट को लेकर के ही नहीं है, यहां के कल्चरल एसेंस और इथोस, इसको किस तरीके से हम उभारें, उसको स्ट्रेंथन करें, यहां के सिविलाइजेशनल जो पर्सपेक्टिव है उसको स्ट्रेंथन करें, इस बात पर भी हमारी सरकार और पार्टी खासा एम्फेसिस कर रही है। और मुझे लगता है कि हम इस पूरे जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, इसको विकास के नए शिखर पर हम पहुंचाएंगे। आज डेवलपमेंट हुआ है तो यहां इन्वेस्टमेंट भी शुरू हुआ है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर, अभी तो हमने स्ट्रीमलाइन चीजों को किया है। पिछले 5 साल में त्रिपुरा में जो विकास हुए हैं, इसके बावजूद जो 25 साल, 30 साल, 35 साल के जो यहां घेटू सिस्टम था, इसको हमने उसके सूत्र, उसके गांठ को खोलने का काम किया है, और आज स्पेस मिल रहा है तो लोग भी बाहर से आ रहे हैं। एक कंजर्वेटिव सोसाइटी आप खड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट को कॉल नहीं कर सकते जी, आपको ओपन सोसाइटी बनाना पड़ेगा। आज जब हम लिबरलाइजेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कांग्रेस ने ग्लोबलाइजेशन लाया, लेकिन यहां के समाज को आप जड़वादी समाज बनाकर रखे, जाति और धर्म पर आधारित समाज बनाकर रखे, तो ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का पूरा जो एसेंस है वो डाइल्यूट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। हम तो एक खुला समाज बनाना चाहते हैं जो भारत की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करे, इस भारत भूमि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखे, और भारत की शर्तों पर दुनिया का कोई भी फर्म हो, कंपनी हो, आज यहां मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात हो रही, तो हम एक नए सिरे से एक सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिया इज इमर्जिंग इन अ न्यू सेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जी वी कैन से। आप बात कर रहे थे हम कुछ देर पहले कि वो सीपीएम और जो कांग्रेस का जो गठबंधन त्रिपुरा में बना है, वो हम देखते हैं कि वो लोग पहले राइवल्स थे, लेकिन अभी वो लोग गठबंधन कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है और सरकार पे आने हैं। तो उन लोगों का जो ग्रासरूट लेवल का जो सपोर्टर्स है, वो लोग क्या सोच रहे हैं अभी? क्या लगता है आपको ये कितना सफल होगा उन लोगों के लिए, या फिर कितना चैलेंजिंग होगा कि ग्रासरूट लेवल के जो सपोर्टर्स हैं सीपीएम और कांग्रेस के, उन लोगों को समझाना कि हम गठबंधन अगर कर रहे हैं तो ये हमारे सबके लिए भलाई है? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो है कि देश में जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है, वो कहीं ना कहीं त्रिपुरा को भी इन्फ्लुएंस करता है अपोजिशन के मायने में। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का एक वायलेंट पास्ट रहा है, और पिछले चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस तरीके से राजनीतिक हत्याओं का दौर हुआ, क्या त्रिपुरा की जनता ये चाहती है कि लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस जैसी पार्टियां एक होकर खड़ी हो जाए और इस तरीके का रक्त रंजित, ब्लडी और यहां नरसंहार जैसी स्थिति हो?
बिल्कुल नहीं चाहती है। ये पीछे लौटने का सवाल निश्चित तौर पर ऐसा कोई आम जनता सोच रही हो नहीं है। अब वो आगे जाना चाहती है और डेवलपमेंट सिनारियो देखें। आज पश्चिम बंगाल भले ही बड़ा राज्य है, लेकिन आने वाले समय में त्रिपुरा पश्चिम बंगाल को भी पीछे छोड़ देगा विकास के मायने में। ये इस बात का हमें निश्चित पूरा विश्वास है। देखिए, एक कांग्रेस का जो वोट बैंक है और सीपीएम का वोट बैंक है, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही है। आज एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने की बात करती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कई सारे फ्यूज्ड बल्ब को एक साथ आप खड़ा कर दें तो क्या ये एलईडी लाइट जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका मुकाबला कर सकती है? कतई नहीं कर सकती है। ये सारे फ्यूज्ड बल्ब हैं। अगर फ्यूज्ड बल्ब यहां से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरे नॉर्थ ईस्ट के फ्यूज्ड बल्ब इकट्ठा हो जाए, तब भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, त्रिपुरा में, असम में, आप देखें कि इस रोशनी से पूरा भारत आज जगमग कर रहा है। इस रोशनी की पहुंच आज पूरे देश में हो रही है। ऐसे में इन सब का कोई मायने नहीं है। और मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं घूमने के बाद कि त्रिपुरा की जनता, ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, इनको मैं फ्रिंज एलिमेंट कहता हूं, कांग्रेस, सीपीएम, ये फिर से ये हिंसा का सहारा लेकर के ही वापस आना चाहती है। इनके अंदर एक एरोगेंस है। जो त्रिपुरा की आम जनता है, वो उन्हें एक डिसेंट नेतृत्व चाहिए जी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा के आज वैसा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और उनकी लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और यहां तो डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल डेकर सरकार अभी लंबा सफर तय करेगी। इस बात को लेकर के त्रिपुरा की जनता बहुत आशान्वित है और मुझे लगता है कि फिर से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ, कोई संख्या मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटें आएगी। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में हमने देखा कि सभी पार्टियां एक्सपेक्टेशन कर रही थी। कितना प्रोपेगेंडा हुआ, नरेंद्र मोदी जी का चरित्र हनन का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको रावण तक बोला गया। लेकिन क्या गुजरात की जनता ने इन विपक्षी जो फ्यूज्ड बल्ब की दुकान थी, इसको थोड़ा भी स्पेस दिया? बिल्कुल नहीं दिया। आज तो कांग्रेस अपने निम्नतम सीटों पर आ गई गुजरात में। तो ऐसा ही मैंडेट गुजरात को रिपीट यहां त्रिपुरा की जनता करेगी। जी, अगर हम इस इलेक्शन के विषय से थोड़ा सा अलग करके देखें कि आप बीजेपी के ओबीसी मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, तो ऐसा क्या जरूरत थी कि बीजेपी, पहले तो ये ओबीसी मोर्चा या फिर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन हमने देखा कि कुछ साल पहले ये ओबीसी मोर्चा का कॉन्सेप्ट आया और एक मोर्चा बनाया गया। तो इसका क्या जरूरत था कि ये मोर्चा बनाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग मुख्य धारा में आए, राष्ट्रवाद की धारा में आए, राजनीति करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो 90s का दौर रहा है, पोस्ट मंडल सिनारियो में देखें तो वैसी पार्टियां जो किसी की पारिवारिक पार्टियां हैं, किसी की निजी दुकान है या किसी की पॉकेट की पार्टी, ये पार्टियां जातियों की राजनीति करके देश में, इन्होंने बिहार को ले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, इन पार्टियों ने एक माहौल को खराब करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूं तत्कालीन उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी को। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व काल में ओबीसी मोर्चा का पहली बार 2015 में गठन किया। और आज आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो त्रिपुरा से केंद्र सरकार में हमारी मंत्री हैं दीदी प्रतिमा भौमिक जी, वो पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से आती हैं, महिला है। किसी ने सोचा था कि एक पिछड़े वर्ग की महिला को केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय सरकार में इतना मौका मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ जाति का किसी को जगह देकर के किसी जाति के व्यक्ति को ऑबलाइज करने का काम नहीं किया, वोट बैंक बनाने का काम नहीं किया। उनका मकसद है कि हम पिछड़े वर्गों से, विभिन्न जातियों से नेतृत्व वर्ग खड़ा करें।
जो राष्ट्र की मुख्य धारा में पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर कंट्रीब्यूट करे। आपको आश्चर्य होगा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जब थी, केंद्र में अगर कोई ओबीसी व्यक्ति मंत्री बनता था तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनता था। आज रेलवे मिनिस्टर, आज एजुकेशन मिनिस्टर, आज फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर सारे ओबीसीज हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं, 12 एससी समाज के मंत्री हैं, 8 ट्राइबल समाज के मंत्री हैं, 10 महिलाएं मंत्री हैं केंद्र में। और आज मुझे लगता है कि 50 से 60% जो सबल्टर्न कम्युनिटी है उसके मंत्री आज केंद्र में हैं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। आज नीट में आरक्षण जो हुआ, ओबीसी समाज का कोई बेटा बेटी आज डॉक्टर बन सकता है। नीट में रिजर्वेशन, मैं तो कहता हूं कि मंडल कमीशन लागू करने के बाद नीट में रिजर्वेशन सबसे बड़ा हिस्टोरिक स्टेप था नरेंद्र मोदी जी का। और जो भी काम हो रहे हैं, तो हम जाति का घेटो, जाति का एक हंगामा खड़ा, टोटका खड़ा करके राजनीति वोट बैंक कोई नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि सभी समाज को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी प्रतिभा के अनुसार सभी समाज के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, शामिल हो। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा यह मानती है कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद एक समानांतर धारा है, हम लेकर के चल सकते हैं। जो अन्य पार्टियां, जो कांग्रेस का, लेफ्ट का सोशल जस्टिस क्या है, ये एंटी नेशनलिज्म वाला सोशल जस्टिस है, ये अब नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस और जो नेशनलिज्म है वो एक पैरेलल फोर्स है। ये सेक्युलरिज्म को सामने लाकर, सेक्युलरिज्म के पर्दे में इन लोगों ने जितनी हानि सामाजिक न्याय की राजनीति की है, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टियां हो, उतना किसी ने नहीं किया है। इन लोगों ने इनको वोट बैंक बनाने का काम किया। आज मुसलमानों की बात होती है, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हैदराबाद से, और बाद में भी उन्होंने कहा कि 80%, 85% पॉपुलेशन मुस्लिम्स में, ओबीसी मुस्लिम्स की है। आज सचर कमेटी रिपोर्ट देखें, ये वामपंथी पार्टियों ने 30-35 साल शासन किया, मुसलमानों की जितनी बदतर स्थिति वामपंथी और कांग्रेस रूल्ड स्टेट में रही है, उतना कहीं नहीं रही है। इन्होंने किसी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया, उनको वोट बैंक बनाने का काम किया। हम इससे परे एक नया समाज बनाना चाहते हैं। जी, इससे आप जो बोल रहे थे कि ओबीसी लोगों के लिए एक नया समाज बनाने के लिए ये ओबीसी मोर्चा का गठन किया गया। अगर हम देखें कि हमारे देश में बहुत सारी यूथ्स हैं, वैसे ही ओबीसी जो समाज है उसमें भी बहुत सारी यूथ्स हैं, उन लोगों में बहुत सारे पोटेंशियल्स है। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, एक ही बात है, नॉर्थ ईस्ट में भी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग ओबीसी लोग हैं, तो उन लोगों में जो पोटेंशियल्स है उनको बीजेपी कैसे यूटिलाइज करना चाहती है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, अब ओबीसी के वेलफेयर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आपको आश्चर्य होगा कि वेंचर कैपिटल फंड, करोड़ों रुपए का लोन आज लेने की सुविधा है। मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया और जितने सुविधाएं हैं, उसमें ओबीसीज का एक बड़ा स्टेक है, उसका लाभ ओबीसीज को भी मिल रहा है जी। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य यह है कि पश्चिम बंगाल में जैसे वहां पर टीएमसी की सरकार है और हमारे ओबीसीज को जिस तरीके से वहां मुस्लिम्स के अगेंस्ट पिच करके ओबीसी रिजर्वेशन का पूरा लाभ वहां मुस्लिम समाज के लोगों को जिस तरीके से दिया जा रहा है, ये हमारे लिए चिंता का प्रश्न एक है जी। हम इस तरह के धर्म और जाति में बांटकर काम नहीं करना चाहते, लेकिन हिंदू ओबीसीज का जो एक सेंटिमेंट है, उसकी जो जरूरत है, उसको आप सेक्युलरिज्म के नाम पर साइड नहीं कर सकते। उनके इंटरेस्ट को, उनके अधिकार भाव को, उनके जो डिमांड्स हैं, ग्रीवांसेज हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इंडिया में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन नहीं है, लेकिन इन राज्यों में जिस तरीके से रिजर्वेशन के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी रिजर्वेशन के भीतर शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल में खासतौर से,
तो ओबीसी की एक हकमारी हुई है। और जो ओबीसी समाज है, हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों का जो ओबीसी समाज है, जो छुआछूत का भी शिकार है, वहां धर्म के भीतर जो उनको मुख्य धारा में नहीं आने दिया जा रहा है, आज वैसे लोगों को भी सामने आना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन आप इसका मतलब कि जो हमारा जो सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा है, जो मंडल कमीशन की अवधारणा है, उस अवधारणा को सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम अपीजमेंट करके आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, साइडलाइन नहीं कर सकते। हमें बहुत ही कॉशियस होकर इन बातों पर गौर करना होगा और ओबीसी समाज को भी जागना होगा, अपने राइट्स को पहचानना होगा। और किस तरीके से ये जो वामपंथी पार्टियां हैं, लेफ्ट लिबरल पार्टियां हैं, और टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमारे ओबीसी इंटरेस्ट को, ओबीसी के सोशल जस्टिस की नीड को सेक्युलरिज्म के कर्टेन में, सेक्युलरिज्म की पर्देदारी में जिस तरीके से हमारे इंटरेस्ट को घात कर रही है, इसका जवाब भी हमारे ओबीसी समाज को एकजुट होकर देना पड़ेगा। और हम त्रिपुरा की जो ओबीसी समाज है, इससे अपील करते हैं कि इस तरीके की लेफ्ट लिबरल कांग्रेस, वामपंथी और आम आदमी पार्टी और टीएमसी पार्टियां जो हैं, जिस तरीके से हमारे हिंदू ओबीसी समाज के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, और हमें अपने हक का जो आरक्षण है, जो कोटा है, वो भी नहीं दे रही अपने अपने रूल्ड स्टेट्स में, तो इसके खिलाफ वो त्रिपुरा का जो ओबीसी समाज है, त्रिपुरा की जनता है, एक बड़ा संदेश देगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर इनको आसपास के स्टेट्स में, पश्चिम बंगाल में भी इसकी आवाज जानी चाहिए। जी, अगर हम देखें कि अब आप तो बिहार के भी प्रवक्ता है बीजेपी के, वहां पे हम जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वहां पे नीतीश कुमार वो बीजेपी के साथ थे पहले, अभी उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया है। तो अभी बिहार में अगर हम राजनीति की बात करें, वहां पे परिस्थिति ठीक कैसी है, क्या बताएंगे आप? देखिए, बिहार में जो 90 के बाद से 2005 तक जो डिटोरिएशन का एक फेज था, उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर, भारतीय जनता पार्टी एक संघर्ष करने वाली पार्टी रही। 2000 के पहले जब भी चुनाव हुआ, नीतीश कुमार जी की समता पार्टी थी, समता पार्टी ज्यादा सीटों पर हमेशा लड़ती रही, अलग उनको कम सीटें आती थी। जब समता पार्टी को 7 सीटें आती थी, भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें आती थी। जब समता पार्टी 20-30 सीटें लाती थी, भारतीय जनता पार्टी 67 सीट्स लाती थी। लेकिन हमने नीतीश कुमार जी को आगे करके, उनको अपने कंधे पर बिठाकर बिहार की तस्वीर बदलने की कोशिश की। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक लंबे राजनीति के बाद जिस तरीके से आज फिर से बैक टू स्क्वायर वन, आज लालू जी की गोद में जाकर बैठ के, कंधे से उतरकर, अब दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश जी जिस तरीके की डिस्परेशन की राजनीति कर रहे हैं, उनका जो पीएम एस्पिरेशन है, ये पूरा कंप्लीट फियास्को है। आज उनके मिनिस्टर्स क्या क्या बयान दे रहे हैं, कोई रामचरितमानस पे बोलता है, कोई किसी को जातिवादी गाली देता है, कोई राम मंदिर, एक हिस्टोरिक राम मनोहर लोहिया जो सोशलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे, राम मनोहर लोहिया जी भी कभी राम और कृष्ण की अवधारणा को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। वो तो कहते थे कि राम मेला, कृष्ण मेला जैसे आयोजन होने चाहिए। भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत की जमीन में, रोम रोम में, कण कण में राम और कृष्ण है, ये लोहिया की अवधारणा थी। और ये लोग आज राम, भगवान श्री राम को भी एब्यूज कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को एब्यूज कर रहे हैं, रामचरितमानस को एब्यूज कर रहे हैं। अब ये एक धर्म और जाति का ऐसा एक तमाशा खड़ा, जातिवाद का खड़ा करना चाहते हैं जी। और ऐसे में बिहार में जो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार पटना राजधानी से दिल्ली पहुंच भी पाएंगे। यह स्थिति है बिहार में। एक बार फिर से अराजकता का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ अकेले बूते काम कर रही है।
जो हमारे बाई इलेक्शंस हुए, गोपालगंज जो लालू जी का होम ग्राउंड है वहां से हमने चुनाव जीता, कुर्नी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से चुनाव जीता। तो जो प्रयोग हो रहे हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जनता काफी उत्साहित है और ऑल राउंड डेवलपमेंट जो बिहार का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बूते एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज बिहार की स्थिति यह है कि बिहार का अपना स्टेट कैपिटल स्ट्रेंथ मुश्किल से 10 या 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ है। बिहार बजट पास करता है 2.25 लाख करोड़ का। ये पैसे कहां से आते हैं? केंद्र सरकार के पैसे। बिहार में एक लीकर प्रोहिबिशन की पॉलिसी है। और आपको बता दूं कि 2005 में जब लालू जी की, राबड़ी देवी की सरकार जा रही थी, तो उस समय लीकर से स्टेट को आय जो इनकम था वो 400 करोड़ था। 2012 आते आते वो 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ हो गया। और जब नीतीश कुमार जी ने ब्लैंकेट बैन लीकर पे लगाया तो करीब करीब 30,000 करोड़ का घाटा आज बिहार को सीधे सीधे तौर पर है। ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, टूरिज्म, सब सेक्टर बैडली हिट बाय दिस प्रोहिबिशन पॉलिसी। अब क्या है कि एक पैरेलल इकोनॉमी 50,000 करोड़ का खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार ब्लैंकेट बैन लगाते हैं, कानून बनाते हैं, और जब कोई जहरीली शराब से मौत होती है तो कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे। मैंने उनको सलाह हम लोगों ने दिया कि श्री 420 फिल्म देखे जाकर, जिसमें क्या संदेश था कि कोई चोर है तो उसका बेटा चोर नहीं होता है। पीने वाला अपराधी हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन उनके अबोध अनाथ बच्चे, उनकी विधवा पत्नियां, उनका क्या दोष है? उनको कंपेंसेशन तक नहीं दे रहे। तो इतना ये एक निरंकुश शासक की तरह, एक डिस्पॉट की तरह वो एक किंगडम स्टाइल में वो रन कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी, हम बातचीत के एकदम अंत तक आ पहुंचे, तो शेष में मैं आपसे एक ही विषय जानना चाहूंगी। आप त्रिपुरा में आए हैं, त्रिपुरा का वो कल्चर या फिर एनवायरनमेंट अभी देख रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपकी अगले दिन इलेक्शन के बाद त्रिपुरा का रूप क्या होगा? कौन से पार्टी जीत के आएगी? तो इसमें कोई शक नहीं है कि 35 सालों तक लगभग यहां की जनता ने एक प्रकार से राजनीतिक गुलामी की। उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा की जनता के लिए एक अल्टरनेटिव पेश किया और 5 सालों तक एक बेहतरीन शासन दिया। यहां किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ। हम जाति और जातिवाद करके कोई हमने राजनीति नहीं की, हमने कोई धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, हमने कोई प्रोपेगेंडा करके राजनीति नहीं की। एक गवर्नेंस मॉडल हमने देने की कोशिश की। जो 35 साल का घेटो सिस्टम था, जो कूप मंडूक राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको स्ट्रीमलाइन करके हमने स्ट्रेंथन किया है त्रिपुरा में। और ये जो फाउंडेशन हमने नया एस्टेब्लिश किया है, इस नींव की बुनियाद पर, इस फाउंडेशन स्टोन की बुनियाद पर आने वाले समय में इंडस्ट्री भी आएगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी बड़े पैमाने पर। इससे बड़े स्तर पर यहां के लोगों को यही रोजगार मिल सकेगा। इस तरह की चीजें मुझे त्रिपुरा में भविष्य दिखाई देता है। और अब त्रिपुरा ही क्यों, मणिपुर, नागालैंड, असम, आप कहीं भी जाए तो एक नई खुली हवा का एहसास होता है, एक नया उत्तर पूर्व भारत दिखाई देता है। यह भारत आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगा और यहां के त्रिपुरा की जनता यहां बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और उद्योग और इन सब चीजों का इनका जो सपना है वो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरा होगा। इस बात का हमें पूरा एक पूरी तस्वीर दिखाई देती है, एक बेहतर भविष्य दिखाई देता है। और त्रिपुरा की जनता से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, अपना कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में त्रिपुरा भी
भारत की नई यात्रा में, नई राजनीतिक यात्रा में, विश्व गुरु बनने की यात्रा में एक सारथी बनने का काम त्रिपुरा के लोग करें और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, यहां के मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और त्रिपुरा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व सौंपेगी और बड़े बहुमत से नेतृत्व सौंपेगी, इस बात का पूरा विश्वास है और एक प्रकार से एक दावा भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को, आरई चैनल, राइज ईस्ट चैनल के दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और चैनल ने ये मौका दिया अपनी बात रखने का और त्रिपुरा की जनता से संवाद करने का, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद, आभार। जी, আর কিছুদিন বাদেই নির্বাচন এবং আমরা যতটা জানি ভারতবর্ষ, শুধুমাত্র ভারতবর্ষ যদি বলি ভুল হবে, ত্রিপুরা রাজ্যেরও একটা বিশেষ অংশ কিন্তু তপশিলি জাতিভুক্ত গোষ্ঠী রয়েছেন। তারা আগামী দিনে এই নির্বাচনে কি ভূমিকা নেবেন তা কিন্তু কথা বলবেন তারাই, অর্থাৎ সর্বোপরি গণদেবতারা। আগামী দিনে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ কি হবে একমাত্র বলবেন গণদেবতারাই। আপাতত এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কুরুক্ষেত্র 2023।